गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अखिलेश फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे एल्बन क्लासेस में। और दोस्तों के पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कुछ लेक्चर्स किए थे। 5 लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके थे जो जीएस के रिगार्डिंग थे। और उसमें जो हमने जो लेक्चर कंप्लीट किए थे 5, वो लेक्चर हम इतिहास सब्जेक्ट से जुड़े हुए लेक्चर लिए थे, जहाँ पे हमने 5 लेक्चरों को कंप्लीट किया था। और हमारा मकसद था उन उन पोर्शन को उस हिस्सों को आप तक लेके आना, जो एक किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मेरी जो पहला प्रयास था कि उस प्रयास के अंतर्गत आपको कुछ चीज़ों से अवगत कराना। चूँकि अब चूँकि उस दिन मैंने एक ये बात एक अनाउंस भी की थी, ठीक है? एक बात ये अनाउंस भी की थी कि वो अब आज के बाद वो क्लासें अब पैड क्लास पे चली जाएँगी। तो अब वो जितनी भी क्लासेस हैं दोस्तों, वो पैड पैड क्लास पे चली जाएँगी। जो भी बच्चों ने एएसओ में एडमिशन लिया होगा या 1-2 जो भी बच्चों ने एडमिशन लिया होगा, वो उन क्लासेस का लुत्फ़ ले सकते हैं, उन क्लासेस को प्रॉपर्ली देख सकते हैं। प लगभग 4 या 5 मेरे क्लासेस हैं। और आज से हम एक नई सीरीज शुरू करते हैं, जो एएसओ, एआरओ, यूपीपी और आरआरबी एग्जाम्स के लिए समान रूप से लाभदायक होगी। जहां पे हम जीएस जीके के रिगार्डिंग लगभग 50 क्वेश्चनों का एक सम्मिश्रण लेके आए हैं, जिसमें इतिहास भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, इन्वायरमेंट भी होगा, ठीक है, और इकोनॉमिक्स भी होगा। तो कुछ हिस्से जो एक जीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हिस्से होते हैं, उन हिस्सों को हमने 50 क्वेश्चन के अंदर समाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है कि आप उस प्रयास की सराहना करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप उसको देखेंगे और आनंद आपको आएगा। क्वेश्चन अच्छे होंगे और आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप प्रॉपरली बने रहेंगे तो आप उससे लाभान्वित भी होंगे आने वाले एग्जाम्स में। तो दोस्तों, ये जो बात कर चुका हूँ कि ये जो 50 जो क्वेश्चन हैं जीएस के, जीके के, वो एएसओ, एआरओ, यूपीपी, आरआरबी, ये सभी एग्जाम्स के लिए जिसमें जीएस पूछा जाता है, समान रूप से लाभदायक होगा। तो आप सभी लोग इस लेक्चर में बने रहिएगा। और हर रात ठीक 9 बजे या 9 बज के कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है कि ये जो क्लास चलेगी, ये प्रॉपर ये क्लास चलती रहेगी, ठीक है? तो इसमें आप लोगों को बने रहिएगा। जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर जल्दी से जल्दी जुड़ जाएँगे तो उनको बेहतर होगा। वो एक अच्छा एक कंटेंट पा पाएँगे और उम्मीद करता हूँ वो लोग जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे, जो लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर एएसओ में एडमिशन के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, तो आप सामने वाले नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ सकते हैं। और हमारा जो चैनल है, ठीक है, एल्वन क्लासेस, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती रहेगी। चूँकि ये पहला लेक्चर मैं अभी आप लोगों को बताया कि पहला लेक्चर है। इसके अलावा ये कुछ सेलेक्टेड बच्चे हैं जीएसओ में, ठीक है? और एएसओ एग्ज़ाम 2026 की जो हम लोग चर्चा अभी की थी, एएसओ एग्ज़ाम 2026 में के लिए, उसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और स्टैटिकल एनालिसिस की जो सब्जेक्ट है, इन 3 हिस्सों को पढ़ाया जाएगा, जो अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिएगा। जो लोग भी हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, जो लोग भी लाभान्वित होना चाहते हैं, तो उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो लोग जल्दी से जल्दी संस्था से जुड़ेंगे। और जो फीस स्ट्रक्चर में जो उनको कुछ कंसेशंस मिले हैं, उन कंसेशन का भी लाभ लेने का प्रयास करेंगे। तो ये सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और स्टैटिकल एनालिसिस, ठीक है? इसकी हम लोग स्टैटिक एनालिसिस की एआरओ एएसओ में ऑलरेडी क्लास चल रही है। आपके अभिषेक सर ले रहे हैं, अभी कुछ समय पहले ही क्लास हुई हैगी। और जो लोग इन्हें जानते हैं, वो स्टैटिक्स के टीचर के रूप में काफ़ी लोग जानते हैं इन्हें। तो और खुद भी स्वयं भी सिलेक्टेड हैं और उम्मीद करता हूँ आपको भी सिलेक्शन दिलाने में कुछ अहम भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे। इनफैक्ट हम सभी लोग प्रयास करेंगे। और बाकी चलिए, चर्चाएं तो हो गई हैं 50, ठीक है? अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं हम लोग। 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें सभी सब्जेक्टों को शामिल किया है, जो भी जीएस के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप सभी लोग, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, तो उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर जल्दी से जल्दी अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे तो बेहतर होगा। हम लोग इस जो लेक्चर है, उस लेक्चर को जल्दी से जल्दी
शुरू कर पाएँगे। चलिए दोस्तों, ऐसा करते हैं, हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं, फिर बाद की बातें बाद में होती रहेंगी। लेकिन अगर जुड़ जाएँगे तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा रहेगा, अगर जुड़ जाएँगे आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं। तो आ जाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, जो मैं पहले बता रहा हूँ, जीएस के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। सारे पोर्शन इंक्लूड होंगे इसमें, इसमें सारे पोर्शन इंक्लूड होंगे, इकोनॉमिक्स होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटिकी होगा, एनवायरनमेंट होगा, ठीक। तो क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सूत्र हमको कहाँ से मिलता है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के दौरान बहुत सारे जो उस समय संविधान जो उपलब्ध थे वर्ल्ड वाइड, जो अलग अलग देशों के थे, अमेरिका का था, ब्रिटेन का था, और जापान हो गया, यूएसए हो गया, आयरलैंड हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया, और तो ऐसे बहुत सारे देश थे जहाँ पे ये चीज़ें उपलब्ध थी, तो उन सारे संविधानों का अध्ययन किया गया था। उस अध्ययन के रूप में जहाँ-जहाँ से कुछ चीज़ें उपयुक्त लगी और हमारे संविधान को वैरी करती थी, और यहाँ के लोगों का जो नेचर था, उनकी जो आवश्यकताएँ थी, उन आवश्यकताओं को वो चीज़ें पूर्ति करती थी। वो आर्टिकल्स या वो चीज़ें पूर्ति के रूप में उनको डिलीवर करती थी चीज़ें, तो उनको हम लोगों ने ग्रहण किया है। तो उसी में से सोर्सेस में से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सूत्र कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, जापान से, आयरलैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सूत्र कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, आयरलैंड। देखिए, मैं पहले से कह रहा हूँ, अगर आप लोग जल्दी-जल्दी जुड़ जाएँगे तो थोड़ा-सा लाभ मिलेगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है ब्रिटेन। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, अगर हम अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, ठीक है? जैसे न्यायिक न्यायपालिका जो होती है ना, जो न्यायिक प्रक्रिया, या कह सकते हैं न्यायपालिका, 1 मिनट, ठीक है? जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है? स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है? स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक न्यायिक पुनरावलोकन पुनरावलोकन, ठीक है? संसद, उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल नंबर 137 में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था दी गई है, ठीक है? इसके इसके अलावा जो बहुत सारी दूसरी जो चीज़ें दी गई है, जैसे विधि निर्माण प्रक्रिया दिया गया है, ठीक है? क्या दिया गया है? 1 सेकंड। है, विधि निर्माण, तो बड़ा दिक्कत हो रही करने में आज, ठीक है? और इसके बाद फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, ठीक है? इसके बाद क्या देते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार का जो विचार है, ठीक है, जो एक एजम्पशन है, जो आइडिया है, वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है? और एक इसके अलावा महाभियोग की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, वो कहाँ पे ली गई है? यूएसए से ली गई है। यूके से क्या लिया गया है? जो लोक यूके से जो चीज़ ली गई है, वो एक एक तो एकल नागरिकता है, क्योंकि यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, और यूके में एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, लोकसभा के पद से सामूहिक उत्तरदायित्व लिया गया है। आयरलैंड से आप सभी लोग जानते होंगे, जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, वो यहाँ से लिया गया है, और जापान से आपके सामने दिया हुआ है। अनुच्छेद नंबर 2 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 365 का संबंध किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 356 किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और मौलिक अधिकार। सॉरी, आर्टिकल नंबर 365। देखिए, आर्टिकल नंबर, जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, ये इससे संबंधित है। आर्टिकल नंबर 365, देखिए 3 आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल नंबर है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 352 है, एक आर्टिकल नंबर 356 है, एक आर्टिकल नंबर 360 है, ठीक है? तीनों की अलग-अलग ज़रूरत है। जो आर्टिकल नंबर 352 आपको नज़र आता है, वो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में नज़र आता है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है?
अच्छा, राष्ट्रीय जो आपातकाल है वो उसके जो आधार हैं, किन किन आधार पे वो चीज़ें राष्ट्रीय आपातकाल घोषित की जा सकती हैं। जैसे कि इसमें है जैसे बाह्य आक्रमण, ठीक है, बाह्य आक्रमण हो गया, युद्ध हो गया, ठीक है, और उसके बाद सशस्त्र जो विद्रोह हो गया, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह। हालांकि ये जो सशस्त्र विद्रोह था, इससे पहले आंतरिक अशांति हुआ करता था। इससे पहले क्या होता था दोस्तों, आंतरिक अशांति हुआ करता था, इसकी जगह पे ये डिस्प्लेस किया गया है ये वर्ड। और आंतरिक अशांति हुआ करता था तो आर्टिकल 44 में संविधान अमेंडमेंट के बाद, 44th में अमेंडमेंट के बाद यहाँ पे आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह रखा गया था, ठीक है। 356 क्या होता है, किसी भी संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। ये क्या कर रहा है, राष्ट्रपति शासन, 356, ठीक है। 360 क्या है, वित्तीय आपात, ठीक है, क्या है, वित्तीय आपात, ठीक। क्या है 365, वित्तीय आपात। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली, सबसे पहले 1962 में ये लगा था, ठीक है, फिर उसके बाद 1971 में, फिर इसके बाद 1975 में, ठीक है। 1962 1975 में दोनों बाह्य आक्रमण के आधार पे लगे थे, युद्ध के आधार पे लगे थे, और 1975 जो सशस्त्र विद्रोह था या आंतरिक अशांति था, उसके आधार पे लगा हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है, देखिए कुछ चीजें थोड़ा सा एलिब्रेट करते हुए चलेंगे तो बेहतर होगा। यहाँ पे जो वित्तीय आवात आपात है, अभी तक नहीं लगा है, ठीक है, अभी तक नहीं लगा है। बाकी सब राष्ट्रपति शासन कई बार लग चुका है, वित्तीय वो राष्ट्रीय आपातकाल मैंने बता चुका हूँ, 1962, 71, 75। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। ये जितने भी आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइस बी केयरफुल और बहुत ध्यान से देखिएगा, फोकस्ड ऑन द स्क्रीन प्लीज़, ठीक है। और व्हाट आई एम सेइंग, ये भी इस चीज़ पे भी ध्यान रखिएगा, जो एलोब्रेशन है, जो उसको वो जो संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत हो रहा है आपके सामने, उस पे भी फोकस कीजिएगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन के जो रिगार्डिंग जो कुछ और पॉइंट्स होते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हुए चल रहे हैं हम लोग। योजना जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे एक्सप्लोर किया जाएगा। योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, 2013, 2014, 2015, 2016, ठीक है। योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया था? अगर आपसे क्यों ये पूछता है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की अगर स्थापना की बात की जाए, ठीक है, स्थापना की बात की जाए, ये हुआ था 1950 में, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और पहले जो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे इसके पहले अध्यक्ष, ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो तत्कालीन प्रधानमंत्री होता था, कि जो जो भी उस समय प्रधानमंत्री होगा वो उसका अध्यक्ष होगा, ठीक है। अब इसको समाप्त कब कर दिया गया था? जैसे योजना आयोग के स्थान पर एक नीति आयोग बनाया गया था, जब इस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी है, बीजेपी गवर्नमेंट है जो सेंट्रल में, जब वो आई थी तो उसने क्या किया था, योजना आयोग के स्थान पर एक नया थिंक टैंक बनाने का प्रयास किया था। उसी के अंतर्गत नीति आयोग का गठन किया गया था और इसको समाप्त कर दिया गया था 2015, 1 जनवरी 2015 में इसको समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। गुप्ता काल में भूमि अनुदान की शुरुआत किस शासक ने की थी? जो गुप्ता डायनेस्टी में थी, गुप्ता काल में भूमि अनुदान का जो प्रारंभ है किस शासक द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त, ठीक। किस शासक द्वारा किया गया था? ये थे समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त द्वारा पहली बार जो गुप्ता डायनेस्टी के अंदर जो भूमि अनुदान दिया गया था, वो गुप्ता डायनेस्टी के अंदर समुद्रगुप्त द्वारा दिया गया था। आगे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है? देखिए दोस्तों, प्लीज अगर जो लोग मुझे देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपके लिए लाभदायक होंगे। अगर आप उसमें प्रॉपर अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए लाभदायक होंगे। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ जल्दी से जल्दी अगर कमेंट बॉक्स में आ पाएँ तो उनका बहुत बहुत आभार रहेगा। ये क्लास इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है।
भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, जिसको हम कैग भी बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल, ठीक। अनुच्छेद है 148, अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 76, ठीक है, अनुच्छेद 76। हेलो सर, कैसे हैं? शुभम कुमार, शुभम कुमार आप कैसे हैं? हम तो अच्छे हैं ही हैं, ठीक है। साहिल पटेल ठीक है। ए आर्टिकल नंबर ये 148, ठीक है। आर्टिकल नंबर 148 में इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल नंबर 148 में इसके जो बेंच मार्क हैं, अगर हम बेंच मार्क की बात करें, बेंच मार्क है मतलब जो क्या जरूरत पड़ती है, देखिए इसका जो आ रहा है 6 वर्ष, 6 वर्ष के लिए अपॉइंट होता है। आयु कितनी होनी चाहिए? 65 आयु, मतलब 6 वर्ष के लिए अपॉइंट होता है और 65 आयु तक उसकी होनी चाहिए, तब तक ही अपॉइंट रहेगा। उसके बाद ये आगे जॉब नहीं कर सकता और यहाँ से रिजाइन देने के बाद वो किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी प्रकार की प्रैक्टिसेस नहीं कर सकता, ठीक है। 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, आर्टिकल नंबर 148, बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी है। क्षेत्रफल के आधार पर जनसंख्या घनत्व का सही सूत्र क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है सर, क्षेत्रफल के आधार पर जनसंख्या घनत्व क्या है, ठीक है, किस प्रकार से निकाली जाती है जनसंख्या घनत्व? आप लोगों का स्वागत है, आप दोनों का स्वागत है बहुत बहुत। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो प्लीज़ दूसरे दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा और दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ये जो क्लास होने वाली जीएस की क्लास है, जो सभी वनडे एग्जाम्स हैं, जो आरआरबी कह सकते हैं, यूपीपीपी कह सकते हैं, और एएसओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जल्द ही वैकेंट आने वाली है। इसके अलावा जो दूसरे एसएससी, इनफैक्ट एसएससी के लिए भी उतने इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को उसका लाभ अवश्य मिलेगा। चूँकि ये पहली क्लास है, साहिल पटेल डी, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर जनसंख्या घनत्व, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर। तो ये है हमारा जनसंख्या डिवाइड बाय क्षेत्रफल, ठीक है। जनसंख्या को किससे डिवाइड करते हैं? जनसंख्या को किससे डिवाइड करते हैं? उसके क्षेत्रफल से डिवाइड कर दिया जाता है, 6 का सी, ठीक है। पानी का, ठीक है। जनसंख्या है, जनसंख्या को पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, जो टोटल एक एरिया की जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसको उस क्षेत्र से डिवाइड कर दिया जाता है। अष्टप्रधान, सेवेंथ है, अष्टप्रधान परिषद किस शासक से संबंधित है? अष्टप्रधान परिषद किस शासक से संबंधित? चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, शिवाजी और बाजीराव, ठीक है। अष्टप्रधान जो परिषद है किस शासक से संबंधित है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये दोस्तों संबंधित है शिवाजी महाराज से। किससे संबंधित है दोस्तों? शिवाजी महाराज से। इनकी जो मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, उसमें 8 मंत्री हुआ करते थे। तो इसलिए इसका आंसर, सेवेंथ का आंसर साहिल जी, सेवेंथ का आंसर है साहिल, इसका सी आंसर है शिवाजी महाराज, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज इज द राइट आंसर, ठीक। और अष्टप्रधान होते थे, जैसे इसमें बहुत सारे होते थे, पंडित राव होते थे, सुमंत होते थे, अमात्य होते थे, पेशवा होते थे, वाक्यानबेश होते थे, सुरवानबेश होते थे, ठीक। कई सारे जो मतलब 8 जो मंत्री होते थे, उनकी चर्चा हुई है। शिवाजी महाराज। आगे चलता है, 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? भाग थर्ड, भाग फोर्थ, भाग फिफ्थ और भाग ये कौन सा है? 21, ठीक है। कौन से सबसे लंबा भाग है? तो ये भाग है फिफ्थ, ठीक है। इसका आंसर होगा सी, फिफ्थ इज द राइट आंसर। कौन सा सबसे लंबा भाग है? जैसे भाग, जब फिफ्थ की हम बात करेंगे, भाग फिफ्थ में क्या है? जो भारतीय जो न्याय व्यवस्था है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, लघु न्यायालय है, और उसके अलावा जो दूसरे और न्यायालय होते हैं, जैसे कि मैरिज कोर्ट, इस प्रकार के दूसरे भी न्यायालयों का वर्णन वहाँ पे किया गया है, ठीक है। 8 का सी। आगे चलते हैं, हम लोग 9th पे आते हैं। उसमें उसका जो टॉपिक है वही बता दिया, उसमें जो कौन-कौन से सब्जेक्ट शामिल है वही बता दिया गया है, ठीक है। ध्रुव आकृति विज्ञान में यंग फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। यंग फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। यंग फोल्ड माउंटेन से आपका यहाँ पे ये है कि ये कुछ माउंटेन्स ऐसे भी हैं जो अभी भी अपनी युवा अवस्था में हैं, इनफैक्ट वो अभी भी बढ़ रहे हैं, और उसमें जो महत्वपूर्ण जो आता है, जो हिमालय, क्या आता है? आरावली, विंध्य, हिमालय, सतपुड़ा, ठीक है। क्या आता है? हिमालय पर्वत। यंग फोल्ड मतलब वो अभी भी अपनी युवा अवस्था में है, ठीक है। और बाकी जब आरावली सबसे प्राचीन, ठीक है, आरावली आप लोग जानते होंगे, अभी हाल में ही आरावली जो पहाड़ी रही है, जो
कह सकते हैं ये आरावली एक श्रृंखला रही है जिसका विस्तार हम लोग देखते हैं गुजरात से लेके कहाँ तक रहता है, कहाँ तक है, दिल्ली तक उसका हम लोग विस्तार देखते हैं, जिसमें राजस्थान, गुजरात वगैरह बहुत सारे एरिया शामिल है। उसको लेके विवाद अभी हुआ था। ये सबसे प्राचीनतम जो है श्रेणी मानी जाती है, पर्वत श्रेणी। जो यंग श्रेणी है वो है हिमालयाज़। ठीक। कंटेंट अच्छा लग रहा हो, लेक्चर अच्छा लग रहा हो दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, जो यूपीपी और दूसरे प्रकार के जो वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए समान रूप से लाभदायक होगा। बार बार कह रहा हूँ, भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित हुई थी? मूल संरचना सिद्धांत मतलब जो जो जिसमें ये कहा गया था कि जो भारतीय संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उसके जो मूल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है? उसका जो मूल विचार है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस और शंकरी प्रसाद केस। देखिए, आप लोगों ने जीएस तो पढ़ा ही होगा, ठीक है? पॉलिटी भी पढ़ी होगी, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे। जी सर, आते हैं। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सिविल क्लास नेम क्या है? क्लास नेम जीएस है, ठीक है। एल वन क्लासेस संस्थान नाम से क्लास नेम है जीएस, ठीक है। इसमें यूपीपी और एएसओ वगैरह की और आरआरबी जो एग्जाम्स अभी हाल में वैकेंट आई है, सभी के लिए समान रूप से लाभदायक है। कोई स्पेसिफाइड नहीं है। जितने वनडे एग्जाम्स में जीएस पूछा जाता है उन सभी के लिए उतना ही लाभदायक होगा, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस बिल्कुल ठीक है। केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973 में। 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरला। केशवानंद भारती वर्सेस केरला। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय आय की गणना कौन शामिल नहीं होता? राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है, ठीक है, राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है उसमें क्या शामिल नहीं होता है, ठीक है। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक। तो ये है वेतन, वेजेस, किराया, रेंट, ब्याज, इंटरेस्ट और ट्रांसफर पेमेंट इसमें से कौन सा यूज नहीं होता है? तो आप लोग जैसे देखते होंगे वेतन तो इंक्लूड ही होता है, जो आप रेंट देते हैं वो भी इंक्लूड होता है, ब्याज जो इंटरेस्ट होता है, जो भी आप मार्केट से पैसा उठाते हैं या बैंक से पैसा उठाते हैं उसमें जो ब्याज होता है वो भी इंक्लूड होता है। तो बच जाता है पेमेंट, ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन है, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए, भारतीय संसद में जो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, वो जो भारतीय संसद में जो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो क्या है? आर्टिकल नंबर 108 में दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। आर्टिकल नंबर संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ठीक है, प्रावधान है संयुक्त बैठक का। और संयुक्त बैठक का जो प्रावधान होता है, इस बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और इसमें जो संयुक्त बैठक का मतलब है, लोकसभा और राज्यसभा जो भी उसके मेंबर्स होते हैं उनकी एक संयुक्त बैठक होती है। और संयुक्त बैठक होने पीछे कारण सबसे बड़ा ये होता है, अगर किसी भी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो तो उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक होने का प्रावधान है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संयुक्त बैठक होने का प्रावधान नहीं है। तो ठीक है, आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत ये प्रावधान है, ठीक है। तो पहली बार कब हुआ था? 1961। 12 का सी, देखिए, 12 का सी है 1961 में। जब जो दहेज अधिनियम आया था, डाउरी एक्ट आया था 1959 में। क्या आया था? डाउरी एक्ट आया था। दहेज दहेज रोकथाम अधिनियम आया था 1959 में। तो उस अधिनियम के अंतर्गत सबसे पहले जो गतिरोध उत्पन्न हुआ था दोनों सभाओं के बीच में, तो पहली बार संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया था 1961 में। 12th का होगा बिल्कुल, 12th का आंसर होगा सी। क्लास अच्छी लग रही है साहिल, शुभम, तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, दूसरों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। 1946 में हुआ था सर। 1946 में, 1959 में, ठीक है। ये 1946
90 12 का जो हुआ था 90 जो 12th का आंसर अगर आप पूछ रहे हैं तो उसका है कि 1961 में पहली बार संयुक्त बैठक हुई थी राज्यसभा और लोकसभा की एक साथ। आर्टिकल नंबर 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है भारतीय संविधान में। और इस जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और जो ये बैठक हुई थी 1959 में दाउरी एक्ट आया था, दहेज अधिनियम आया था, ठीक है, दहेज रोकथाम अधिनियम आया था। उस अधिनियम के अंतर्गत एक गतिरोध उत्पन्न हुआ तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए ये पहली बार मीटिंग हुई थी और ये पहली बैठक थी। चलिए आगे चलते हैं। 13, ऑल्टीमीटर क्या नापता है? ठीक है, और विज्ञान का क्वेश्चन है, ऑल्टीमीटर क्या मापता है? ऑल्टीमीटर क्या मापता है? दाब, ऊंचाई, तापमान, आर्द्रता। दाब, ऊंचाई, तापमान, आर्द्रता। ऑल्टीमीटर क्या मापता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मापता है ऊंचाई, हाइट, अल्टीट्यूड। ठीक है, ऑल्टीमीटर क्या मापता है? एल्टीट्यूड मापता है, ऊंचाई को मापता है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किधर गया यार, ये रहा। साहिल पटेल ऑल्टीमीटर फर्स्ट, ठीक है, इसका आंसर होगा सेकंड। ऑल्टीमीटर, ठीक है, 13 का आंसर होगा बी। 13 का आंसर बी है, ठीक है साहिल, थर्ड का आंसर है बी। प्लीज इसको सही करते जाइएगा और बने रहिए। देखिए इसमें बने रहेंगे तो आप लोगों को लाभ होगा, ठीक। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाएं क्यों शामिल नहीं होती? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा की जो निर्वाचन में राज्य विधानसभाएं शामिल क्यों नहीं होती हैं? संविधान में प्रावधान नहीं है, केवल संसद का पद है, राष्ट्रपति द्वारा नामित है, राज्य विषय है, ठीक। ऑफिस रिलेटेड ओनली टू पार्लियामेंट, तो क्यों नहीं है? तो उसका कारण है केवल संसद का पद है। जैसे 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 लोकसभा के लिए जो लोकसभा में जब इलेक्शंस होते हैं, जैसे राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं वो सारे शामिल होते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है उसमें कौन से सदस्य शामिल होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ सदस्य होते हैं। जब उपराष्ट्रपति का होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होता है? उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का जो पदेन क्या होता है? अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है, क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है, किसका? राज्यसभा का। कौन? राष्ट्रपति। आगे चलते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, बताइए। 1935, 1947, 1948, 1950, कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया था दोस्तों, कब किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण? ठीक है। चलिए देखिए इसमें आपको बता दूं, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई थी 1935 में स्थापना हुई थी। और ये जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम एक आया था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 एक आया था, ठीक है। और उसी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, ठीक। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है पहले इसके जो पहले अध्यक्ष थे, पहले जो गवर्नर थे, ठीक है, हाँ 1949 में, बिल्कुल ठीक है। इसके जो पहले गवर्नर थे वो थे ऑसबोर्न, पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न, ठीक है। और इसका जब राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये राष्ट्रीयकरण करने की जो डेट थी 1 अप्रैल 1949 थी, ठीक है। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1949 में इसका क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है। अप्रॉक्स होना चाहे तो आप 50 लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि अप्रॉक्स वाला मामला नहीं है तो इसका कोई भी आंसर ठीक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ है, पहले जो इसका जो कह सकते हैं मुख्यालय था वो कोलकाता में था। उसके बाद मुख्यालय इसका स्थानांतरित होकर कहाँ गया था? मुंबई में। आगे चलते हैं। 16, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस आपातकाल में संभव है? मौलिक अधिकारों का निलंबन किस आपातकाल में संभव है? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और सभी। फंडामेंटल राइट्स का निलंबन किस आपातकाल में संबंधित है? ठीक है, ये संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में फंडामेंटल राइट्स को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है, निलंबित होते हैं फंडामेंटल राइट्स। 17 है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए भारत में बहुत सारी क्रांति हुई थी, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, अंडा क्रांति और
पीली क्रांति, ठीक है, काली क्रांति, भूरी क्रांति, कई सारी क्रांतियाँ हुई थी। उस क्रांति के अंतर्गत श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? अनाज से, दूध से, मछली से, तेल से। श्वेत क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो दूध से है, प्रोडक्शन से। किसके? मिल्क प्रोडक्शन से किसका संबंध है? श्वेत क्रांति का। आगे चलते हैं 18। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब पूछा जाता रहता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा होती है दार्जिलिंग में, महाबलेश्वर में, चेरापूंजी में और मासिन राम में। ठीक है, मासिन राम में। कहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है? ये वर्षा होती है मासिन राम, ठीक है, मेघालय। कहाँ पे होती है? मेघालय, मासिन राम। पहले चेरापूंजी में हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वो स्थान चेंज होके कहाँ पे ट्रांसफर हुआ है? मासिन राम में। ठीक है, कहाँ पे? मेघालय। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 19। किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी? किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी? किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी? तो ये हमारे पास है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया था, जो योजनाएं होती थी, जैसे पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इकोनॉमिक्स के पार्ट के रूप में उसको पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी हैं, पंचवर्षीय योजनाओं को एक बार जरूर बिल्कुल ढंग से पढ़िएगा आप लोग। ठीक। अगला क्या कहता है? 20। संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ, देखिए, जो समवर्ती सूची दी गई है, जो हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो समवर्ती सूची दी गई है, उसमें 3 प्रकार की सूचियाँ हैं। एक संघ सूची, एक समवर्ती सूची है, और जो एक राज्य सूची है। ठीक है, संघ सूची में संघ से जुड़े हुए विषय हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में जिसपे कानून संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं, और राज्य सूची के जो विषय हैं उस पे कानून राज्य बना सकता है। ठीक है, तो इसमें कितने संघ सूची में विषय हैं? 97, 100, 66 और 47। तो ये संघ सूची में विषय हैं 97। कितने हैं दोस्तों? संघ सूची में जो है मौजूदा में कितने विषय हैं? 97। आगे है 21। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को मजबूत करने वाला कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को मजबूत करने वाला, ठीक है, तो ये है आर्टिकल नंबर 246। देखिए, आर्टिकल नंबर जो 246 है, आर्टिकल नंबर जो 246 है वो क्या कहता है? संसद द्वारा और जो राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई जो निधियां होती हैं, जो विषय होते हैं, उन पे जो कानून बनाए जाते हैं, उसकी चर्चा की गई है। तो संघीय व्यवस्था को उसमें मजबूत करने वाला अनुच्छेद उसको कहा जाता है आर्टिकल नंबर 246 में। बाद ड्यूल गवर्नमेंट, ठीक है, डायरकी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, प्रणाली किस अधिनियम से जुड़ी हुई है? डायरकी मतलब द्वैध प्रशासन की बात हो रही है। किस प्रशासन की बात हो रही है? द्वैध प्रशासन की बात हो रही है, डायरकी। ठीक है, 1858 अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 और 1935 का अधिनियम। जो प्रांतीय प्रशासन की बात हो रही है, प्रांतीय प्रशासन में जो द्वैध प्रशासन की व्यवस्था लागू की गई थी, वो किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? 1919 अधिनियम के तहत, भारत शासन 1919 अधिनियम। सी बिल्कुल ठीक है। आगे है 23 में। भारत में कैबिनेट मिशन का कैबिनेट मिशन कब आया था? भारत में जो कैबिनेट मिशन था वो कब आया था? 1942, 1945, 1946 और 1947 में कैबिनेट मिशन कब आया था? 1919 बिल्कुल ठीक है, 1919 बिल्कुल ठीक है। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था दोस्तों? कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था भारत में, 1946 में। ठीक है, 1952 में क्या आया था? क्रिप्स मिशन। 1945 वेवेल योजना। और 1947 आप लोग जानते हैं माउंटबेटन। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उपयुक्त में से कौन सा? 1946, ये साहिल पटेल। 1946 क्या है? 1946 किसका? हाँ, 1946 सी बिल्कुल ठीक है, 1946 में आया था।
निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल नंबर 21 जीने का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचार, आर्टिकल नंबर 19 धार्मिक स्वतंत्रता और आर्टिकल नंबर 14 समानता का अधिकार। इसमें से कौन सा आर्टिकल सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर है 19। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, आर्टिकल नंबर किसकी बात करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, फ्रीडम की बात करता है। ठीक है, और ये जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है आर्टिकल नंबर 25 से, आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई, आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 19 गलत है। 25 है सार्वजनिक ऋण किस सूची में आता है? जो सार्वजनिक ऋण है वो किस सूची में आता है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। जो सार्वजनिक ऋण है किस सूची में आता है? सार्वजनिक ऋण किस सूची में आता है? आप सभी लोगों को पता होगा सार्वजनिक जो ऋण है जो गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है किस सूची में आता है? ठीक है, ये किस सूची में आता है? ये आता है संघ सूची में। ठीक, किस सूची में आता है? संघ सूची में। जो सार्वजनिक ऋणों की बात हो रही है किस सूची में आते हैं दोस्तों? ये आते हैं संघ सूची में। आगे चर्चा है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मुद्रास्फीति का सही मापन किससे किया जाता है? मुद्रास्फीति का जो मापन का जो बेंचमार्क है किसके थ्रू किया जाता है? मुद्रास्फीति। ठीक है, इन्फ्लेशन, जीडीपी और थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन मूल्य सूचकांक। किस जो सूचकांक इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा सूचकांक इस्तेमाल किया जाता है मुद्रास्फीति में? इन्फ्लेशन आप सभी लोग जानते होंगे। इन्फ्लेशन का मतलब होता है रेज ऑफ द प्राइस। मतलब जब प्राइसों के जब कीमतों में बढ़ोतरी होने लगती है, कह सकते हैं। जब रेज ऑफ द प्राइस मतलब जब कीमतों में कीमतें बढ़ने लगती हैं वस्तुओं की। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक, शोभम कुमार। ठीक है, आगे चलते हैं। 27 है, निम्न में से कौन सा प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए ज्योग्राफिकल चीजें हैं, वो जो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत जो संबंधित है, ये जो पृथ्वी में जो चीजों की संरचना है उन संरचनाओं के विवर्तन के अंतर्गत जो चीजें बनी थी उसके बारे में संबंधित है ये। ज्वालामुखी, भूकंप, महासागरीय धाराएं और पर्वत निर्माण। चलिए, जो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत है उससे क्या क्या होता है? ज्वालामुखी होता है। ठीक है, और भूकंप भी आता है और पर्वतीय निर्माण भी होता है। तो कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ये महासागरीय धाराएं बिल्कुल ठीक नहीं। बाकी ये तीनों घटनाएं किससे होती है? प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अंतर्गत ये तीनों धाराएं, ये तीनों चीजें ज्वालामुखी, भूकंप और परिवर्तन निर्माण, पर्वत निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा बिल्कुल सी, बिल्कुल ठीक ऑप्शन होगा। 28 है, आमिर खुसरो किसके शासक, मतलब कौन दिल्ली सल्तनत के किस शासक के दरबारी कवि था? आमिर खुसरो, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी। आमिर खुसरो किस शासक का दरबारी कवि था? आमिर खुसरो, तो ये थे दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के। किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के। हालांकि जो आमिर खुसरो का जो व्यक्तिगत कह सकते हैं जो जीवन प्रारंभ होता है वो जो गयासुद्दीन बलबन के पुत्र थे महमूद, उनके उनके साथ रहते थे। चूंकि एक मंगोल आक्रमण में महमूद की मृत्यु हो गई और ये गिरफ्तार कर लिए गए मंगोलों से, परंतु किसी प्रकार से उनसे जान बचाकर भाग गए। और फिर बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन आया फिर ये उससे समृद्ध हो गए थे अलाउद्दीन खिलजी। आगे है हमारे पास 29। भारत में ये क्या हो गया? चलिए ठीक है, ठीक, ये आ गया। आगे चलते हैं 29 पे। ठीक है, भारत में राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता है? भारत में राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता? स्थायी सदन है, राष्ट्रपति के अधीन है, संविधान में प्रावधान नहीं है और इसके अलावा राज्यों का प्रतिनिधित्व। भारत में जो राज्यसभा है उसको समाप्त क्यों नहीं किया जा सकता? जैसे लोकसभा को समाप्त किया जा सकता है, उसको भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी तंत्र है। क्या है? एक स्थायी सदन है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इसके जितने सदस्य होते हैं प्रति 2 वर्ष में वो रिटायर्ड हो जाते हैं, उनकी जगह नए सदस्य होते हैं। तो ये एक तरीके से संस्था
जो सदन है वो चलता रहता है। ठीक। 30 है, मानव विकास सूचकांक एचडीआई में कौन सा घटक शामिल नहीं है? ठीक है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा सम्मिलित नहीं है? शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आयु, गरीबी दर। उपयुक्त में से कौन सा आंसर ठीक नहीं है? ह्यूमन डेवलपमेंट में शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आयु, गरीबी दर में से कौन सा शामिल नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में? ठीक है, कौन सा शामिल नहीं है? ये शामिल नहीं है गरीबी दर, यानी पॉवर्टी जो रेट है उसको शामिल नहीं किया जाता है। लेट हो जाएगा। भारतीय संविधान का सबसे छोटा भाग कौन सा है? ठीक है, भारतीय संविधान का सबसे छोटे भाग की चर्चा हो रही है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पोर्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 20। इसमें से कौन सा भाग सबसे शॉर्ट भाग है? तो आप सभी लोग जानते होंगे जो इसका द्वितीय भाग है। क्या भाग है? जो द्वितीय भाग है जिसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है, जिसमें आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक की बात की गई है, भाग 2। ठीक है, तो ये सबसे छोटा समझ लो भाग है। आगे हमारे पास है 32। काला धन जो शब्द का तात्पर्य है, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी याद कीजिए आप सभी लोग, ब्लैक मनी। हमको एक समय ऐसा लग रहा था कि सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग हम ही लोगों के पास है, एक आम जनता के पास। जब अ, जब वो नोटबंदी होती, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो ऐसा लगने लगा था कि लग रहा है इस देश का प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जब लाइन में लग रहा था भाई अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए, तो भैया हिंदुस्तान का 140 के 140 करोड़ जनता भ्रष्ट। यही तो खूबसूरती है हिंदुस्तान की, कि सब चोर हैं फिर भी सब सब चोर हैं फिर भी सब सफेद कॉलर वाले हैं। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा आवेदाय, सरकारी अनुदान और नगद मुद्रा। तो यहाँ पे क्लियर है क्या है? ये आवेदाय है, इलीगल इनकम। ठीक है, इलीगल इनकम, गलत तरीके से, इलीगल इनकम मतलब है गलत तरीके से कमाई गई निधि, ये पैसा। तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है यार, भाइयों, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो और कंटेंट अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरे जो भाई बंधु हैं आपके जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी प्रकार के वनडे एग्जाम्स की, तो जीएस के लिए आप रेगुलर यहाँ पे आ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, देर इज़ नो कॉस्ट यू हैव टू पे, इट्स टोटली 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 फ्री। ठीक। तो आई होप सो यू मस्ट कम डे बाय डे, or maybe maybe increase the candidate। ठीक। तो हम लोग बात करते हैं अल नीनो किस महासागर से संबंधित है। ठीक है, अल नीनो क्या है? अल नीनो एक प्रकार की ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसकी वजह से जिसका आने का मतलब है सूखे का प्रभाव। किसका मतलब है? सूखे का प्रभाव जिसके आने का मतलब है। इसके आने की वजह से अक्सर जो इसके जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहाँ पे सूखा पड़ने की संभावनाएं हो जाती हैं। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ये कहाँ की है? ये प्रशांत महासागर की। कहाँ की है दोस्तों? प्रशांत महासागर की घटना। ये शायद पेरू पेरू से लगभग बननी तैयार होती, पेरू। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किससे ली गई? जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, ठीक है, मतलब जस्टिस, एक तरीके से कहते हैं जो जस्टिस रिव्यू है। अगर कोई व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट कोई अगर आदेश देता है, कोई अगर डिसीजन देता है, तो वो अपने डिसीजन का ही रिव्यू रिव्यू कर सकता है। तो क्या है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से, कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है जस्टिस रिव्यू, यानी कि जुडिशियल रिव्यू जिसको हम लोग कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। आर्टिकल नंबर 137 में भारतीय जो न्याय संहिता है, भारतीय जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल नंबर 137 है, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सबसे बड़ी हमारी अदालत है, उसको ये अधिकार देता है कि वो जो आदेश, अपने जो चीज़ें, जो डिसीजंस है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू कर सकता है आर्टिकल नंबर 137 के अंतर्गत। 35 स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? देखिए, स्थायी बंदोबस्त जिसने लागू किया था, स्थायी, ये जान लेना जरूरी है, स्थायी बंदोबस्त को हम लोग कुछ और नामों से भी जानते हैं। ठीक है, इसको सूर्यस्त कानून के नाम से भी जानते हैं, इसको जमींदारी प्रथा के ना इसको जमींदारी
बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं, सूर्यस्थ कानून, जमींदारी बंदोबस्त और स्थायी बंदोबस्त। ये 3 नामों से हम इनको जानते हैं और इसको करने वाला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कर्जन। कौन था? तो ये थे कहाँ गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में ये लेके आए थे ये कानून, ठीक है? और इसमें जो हिस्सेदारी थी वो 89% हिस्से 89% इन्होंने जो कर अदायगी की थी, जो कर की जो वसूली थी, वो समझ लीजिए एक तरीके से जमींदारों के अधीनस्थ कर दिया गया था। तो इसमें से जो भी वो कर वसूलते हैं उसका 89% गवर्नमेंट को जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और 11% किसके पास आता था? जमींदारों के पास, ठीक है? और लगभग 19% हिस्से पे उस समय जो भारत में जितनी भी लैंड थी, जो अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आती थी, उसके 19% हिस्से पे ये व्यवस्था लागू लागू थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और भारत उत्तर प्रदेश का बनारस खंड में ये व्यवस्था लागू थी। आगे है हमारे पास 36। निम्न में से कौन सा जैविक विविधता हॉटस्पॉट भारत में है? जैविक विविधता हॉटस्पॉट भारत में है। सहारा, अंडमान, पश्चिमी घाट और थार। देखिए, जैविक विविधता हॉटस्पॉट उसको इसलिए बोला जाता है कि जैसे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं भारत के अंदर जिसमें जैविक विविधता बहुत अधिक पाई जाती है, क्योंकि मानवीय हस्तक्षेपों पे जो हस्तक्षेप होता है, उसके कारण उनकी जो जैविक विविधता है वो थोड़ी सी वो प्रभावित होने लगी थी। तो इसलिए ऐसे हॉटस्पॉट तैयार कर दिए गए थे। फिर बाद में वहाँ पे मानवीय जो कह सकते हैं कि जो मानवीय इंटरफेरेंस होता है उसको ना के बराबर करने का प्रयास गवर्नमेंट कर रहा है। तो भारत में कितने हैं? ठीक है, भारत में एक पश्चिमी घाट है। भारत में इनकी संख्या कितनी है? 4 है। भारत में इनकी संख्या 4 है। पहला है पूर्वी हिमालय, ठीक है? पूर्वी पहला है पूर्वी हिमालय, ठीक है? सेकंड है पश्चिमी घाट, और तीसरा है एक श्रीलंका करके, भारत श्रीलंका का जो क्षेत्र है, श्रीलंका वर्मा क्षेत्र। तो तीसरा है वो क्या है? श्रीलंका वर्मा क्षेत्र, ठीक है? सॉरी, इंडो वर्मा क्षेत्र, सॉरी, इंडो वर्मा क्षेत्र। क्या है यार, बड़ा याद करना मुश्किल पड़ जाता है ये से इतना सारा। इंडो वर्मा क्षेत्र, ठीक है? इंडो वर्मा क्षेत्र, ठीक है? और चौथा हमारे पास है सुंडा लैंड, ठीक है? जिसमें निकोबार का कुछ हिस्सा शामिल है। तो ये 4 जो हैं, ये क्या है? भारत में 4 हॉटस्पॉट है। तो याद ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछे तो 4 हॉटस्पॉट है, जिसमें पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडा लैंड, ठीक। 37 है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय और प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान का संरक्षक किसको माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। देखिए कुछ भी चीजें होती हैं तो फाइनली वो कहाँ जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के पास जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के रिव्यू से कोई भी चीज बची नहीं है। तो इसको इस कारण इसको जो भारतीय जो संविधान है उसके संरक्षक के तौर पे जानते हैं हम लोग। 38 है, भारत में राष्ट्रपति आपातकाल कब तक कितनी बार लगाया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मैंने इनिशियल स्टेज पे बताया था आर्टिकल नंबर 352 का कब कितनी बार प्रयोग हो चुका है, उसको मैंने बिल्कुल बताया था। देखिए एक क्वेश्चन वहीं से आपको मिल गया है, अगर आपने देखा होगा ढंग से तो आंसर कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 कितनी बार हुआ है? ये हुआ है दोस्तों 3 बार। आंसर होगा सी, 38 का आंसर होगा सी। देखिए जो भी जिसको भी मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ, मैं हमेशा हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, ठीक है? जो डिस्क्राइब कर रहा हूँ उस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। हो सकता है आने वाले क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन डाल दिया गया हो जो उन्हीं उन्हीं पॉइंट से जुड़ा हुआ हो, ठीक है? मैकमोहन रेखा किससे संबंधित है? मैकमोहन रेखा किससे संबंधित है? जो बाउंड्री लाइन्स हैं दो देशों के बीच की, तो वो है भारत पाकिस्तान सीमा, भारत नेपाल सीमा, भारत चीन सीमा, भारत भूटान सीमा। किससे संबंधित है? ये संबंधित है भारत और चीन सीमा, भारत और चीन सीमा। मैकमोहन रेखा। भारत और जो पाकिस्तान के बीच में रेखा है उसको बोलते हैं हम लोग रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है? अगला है हमारे पास 40। केंद्रीय सतर्कता आयोग का एक क्या है? सीबीसी क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है? ठीक है, ये जो एक विभाग है ये क्या है? संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है? इसका क्या इसका जो जो वर्णन है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है? वैधानिक निकाय है, स्टेटरी बॉडी है,
और कार्यकारी निकाय और न्यायिक निकाय, इसमें से कौन सा है? ठीक है, ये क्या है जो ये जो सेंट्रल सतर्कता आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी दोस्तों। कब स्थापना हुई थी? 1964 में एक आयोग गठित किया गया था, संथनम आयोग, जिसके नाम से, जो संथनम आयोग के नाम से जिसको जानते हैं, उन्होंने इस विभाग के गठन की बात की गई थी, तो उसी आधार पर इस विभाग का गठन किया गया था 1964 में। ठीक है, और ये किस प्रकार का विभाग है? यह एक वैधानिक, ठीक है, कानून द्वारा, ठीक है, कानून द्वारा ये बनाया गया था, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जिक्र नहीं है। बायोगैस में मुख्यतः किससे बनती है? बायोगैस, ठीक है, बायोगैस किससे बनती है? वो बनती है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन। बायोगैस किससे बनती है? बायोगैस किससे बनती है? ये बनती है मीथेन से। बायोगैस में जो सबसे अधिक सब्सटेंस होता है वो होता है CH4, ठीक है, मीथेन होता है, क्या होता है? CH4। 42 है, अवशिष्ट शक्तियां भारत में किसके पास है? जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां भारत में किसके पास रहती हैं? राज्य संघ समवर्ती न्यायपालिका। देखिए, अवशिष्ट शक्तियां वो होती हैं जिनका संविधान में अगर अगर देखा जाए बहुत स्पष्ट रूप से उनका उल्लेख नहीं है, और जो जितनी जो राइट्स दे रखे हैं, जितने जो आर्टिकल दे रखे हैं, उन आर्टिकल से बाहर जो कुछ ऐसी हैं जो उस समय एलोबरेट नहीं की जा सकती थी, तो उसको जो उन शक्तियों को अपशिष्ट शक्तियों में डाला गया है। अब वो उस पे किसका अधिकार रहता है? उस पे अधिकार रखता है यूनियन का, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रहती है? संविधान और संघ के पास। लौह पुरुष किससे कहा जाता है? लौह पुरुष किससे संबंधित और किस व्यक्ति को, किस स्वतंत्रता सेनानी को इससे डिनोट किया जाता है, इसको संदर्भित किया जाता है? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक। आप सभी लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष बोला जाता है, आयरन मैन, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण, चंद्रपुर, तारापुर और कल्पक्कम। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? यह हुआ था दोस्तों पोखरण में, 1974, ठीक है, 1974 में, जहाँ तक मुझे लगता है 1974 में हुआ था। ईयर कंफर्म नहीं है, लेकिन पोखरण में हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ईयर आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन 1974, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 45 है, राज्य लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राज्य लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324। राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये आता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 315, आर्टिकल नंबर 315, ठीक। और आर्टिकल नंबर जो 324 है वो निर्वाचन आयोग की बात करता है। आर्टिकल नंबर 324 जो चर्चा करता है वो किसकी करता है? वो निर्वाचन की करता है, निर्वाचन आयोग की चर्चा करता है। आर्टिकल 315 जो है वो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की बात करता है। ठीक है, आ गए हमारे पास 46 क्वेश्चन। ओजोन परत मुख्यतः किस परत में पाई जाती है? देखिए, जो ग्लोबल वार्मिंग हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है CFC गैसेस तो है ही, और दूसरा प्रमुख कारण है जो इन CFC गैसेस की वजह से ओजोन परत में एक बहुत विशाल छेद हो गया, जिसकी वजह से जो इंफ्रारेड आती है, जो सूर्य की जो प्रकाश की किरणों में जो इंफ्रारेड जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो हमारे शरीर को हानि पहुंचाती हैं, और इसके अलावा जो भूमि है उसको गर्म करने का, बहुत अधिक गर्म करने का प्रयास करती हैं। तो ये किस मंडल में, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल। किस मंडल में पाया जाता है? ये पाया जाता है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर। सॉरी, किस मंडल में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर। 47 क्या कहता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है दोस्तों? भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? बहुत विख्यात प्रश्न है। ये कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक और हर्षवर्धन। भारत का नेपोलियन, ठीक है, भारत का नेपोलियन बोला गया समुद्रगुप्त को। किसने कहा था? किसने कहा था? विलियम स्मिथ ने। विलियम स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला है, ठीक, स्मिथ ने। 48 है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष
कौन होता है? सत्ता पक्ष का सदस्य, विपक्ष का सदस्य, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। लोक सेवा आयोग का जो लोक लेखा समिति जो होती है, जैसे भारत में जो बहुत सारी ऐसी समितियाँ, जिन समितियों के सहारे जो बहुत सारे जो पब्लिक ऑडिट्स होते हैं, या जो पब्लिक फंडिंग होती है, या इन चीज़ों को सर्विलेंस में रखा जाता है, और जो संसद की तरफ से जो अपॉइंट किए जाते हैं, उसमें से लोक लेखा समिति एक ऐसी है, एक प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, बहुत सारी समितियाँ हैं, ठीक है? उसमें से एक चीज़ समिति है लोक लेखा समिति। उसमें सत्ता पक्ष का सदस्य होता है, विपक्ष का सदस्य होता है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। ये होता है विपक्ष का सदस्य, ठीक है? क्या होता है? विपक्ष का सदस्य होता है, ठीक। आगे है हमारे पास 49, डीएनए की संरचना की खोज की थी, डीएनए, ठीक है? ये खोज की थी डार्विन ने, वाटसन, क्रिक ने, मेंडल ने, पावल लोप ने। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो डीएनए संरचना की खोज की गई थी वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। अगला है 50, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां और 61वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया था दोस्तों, बताइए। मित्रों, अगर आप लोगों को पता है जरूर बताइएगा। तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। भारत में अब तक जो सबसे बड़ा संविधान संशोधन माना जाता है, वो 42वां संविधान संशोधन माना जाता है, 1976। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और इस संशोधन के अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवाद, एक पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये किस में जोड़े गए थे? भारतीय प्रस्तावना में, ठीक है। 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वां संशोधन संविधान, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। कब हुआ था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। पहला था समाजवाद, ठीक है, समाजवाद, ठीक है। दूसरा था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष। और तीसरा था अखंडता, अखंडता, ठीक है। ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था किसमें? भारतीय प्रस्तावना में, प्रिजम्बल ऑफ इंडिया में। ये 3 शब्द जोड़े थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ओके, चलिए। 42वें संविधान संशोधन। और इसके साथ ही मित्रों ये क्लास खत्म हो जाती है हमारी। और सहयोग के लिए सबसे पहली बात, जो मित्र, जो छोटे भाई, जो मित्र, जो भी कह सकूं मैं, या आप लोग जो मुझे समझ सकें, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी यहाँ पे आए थे। छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा हो, लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो, और क्लास अगर आपको अच्छी लगी, क्लास का इन्वायरमेंट आपको अच्छा लगा हो, पढ़ाने की टेक्ट अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। एल्विन क्लासेस नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा प्लीज़ टेलीग्राम, जो सामने आपके नंबर दिया हुआ है। हाँ, हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है। ठीक है। और ये सामने जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप हमसे किसी प्रकार की क्वारी कर सकते हैं। ठीक है, हैंड राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है, ठीक है। और मैं उसमें मैं इसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करता हूँ कि मुँह ज़बानी चीज़ें आपको बता दूँ, लिखने की ज़रूरत कम पड़े, ठीक है। तो ये एडमिट कर रहा हूँ, मेरी हैंड राइटिंग डेफ़िनेटली बहुत ख़राब है। प्रयास करूँगा कि आगे से जब भी लिखूँ तो थोड़ा-सा क्लियर करके लिखूँ कि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक। और फ़िलहाल अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा। और आप लोग आए क्लास में, बहुत अच्छा लगा। और एडमिशन के रिगार्डिंग, एएसओ में एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। आपको उसका जो क्वेश्चन होगा उसका जवाब आपको दिया जाएगा। खैर दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और वीडियो को लाइक करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अधिक से अधिक लोगों तक इसको स्प्रेड करने का प्रयास कीजिएगा। प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग इस रिक्वेस्ट को थोड़ा-सा समझने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए, कल तक के लिए अलविदा लेते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी 9 बजे। तब तक के लिए दोस्तों, गुड नाइट।